राजा राम की पीड़ा और राजा राम के मन का जो क्या कहते हैं फितूर, अच्छा, मन के फितूर को देश का फितूर नहीं बनाया जा सकता है। ये आप कुछ भी कह लेंगे सर। ठीक है, वो ये नहीं कहते हैं कि हमारी आप मानिए, वो तो हम कह रहे हैं कि सवाल है। इसीलिए मैंने आपसे पहला प्रश्न ये किया इस संदर्भ में, हाँ, कि राजा राम बड़े योग्य व्यक्ति हैं और संविधान सभा में बैठे हुए उस समय के लोग सारे बेवकूफ थे। तो बता दीजिए, उस समय संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे तो गरीबों के लिए कौन सा तोहफा दिए? और जबकि सारी बातें संविधान सभा में रखी जा रही हैं। तो बाबा साहब क्या बोले हैं और कि ये मूल अधिकार नहीं है, उसके ये राज की कानून है। उसके बाद जो है कलेक्टिव डॉक्यूमेंट निकल कर आ रहा है। तो वो वाला हमको भेजिएगा सर, वो वाला हमको भेजिएगा जरा, जो कलेक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको जरा हमारे पास थोड़ा सा, उसका अगर जो खर्चा होगा बोलिए, मैं दे देता हूँ सर। लेकिन बेयर एक्ट संविधान का उठा लो भाई। तो संविधान का बेयर एक्ट तो मैं ले लिया। अच्छा, तो ये काम करेंगे सर, मैं आग्रह करूंगा आपसे, हो सकता है मैं तो जानकार उतना नहीं हूँ, क्या आप हमारे साथ एक दिन या 2 दिन क्लास लेंगे सर? किस चीज का? इसी बेयर एक्ट पर, इसी कानून पर, इसी पर हम और लोगों को बुला लेंगे। अरे आपका संदेह क्या है, किस विषय में? नहीं, मेरा संदेह अब ये है कि अब आपके साथ हम लोगों को एक गोष्ठी करने की जरूरत पड़ गई अब सर। बिल्कुल स्वागत है, मैं गोष्ठी का स्वागत करूंगा। तो कहा, मैं तो चाहूंगा कि दिल्ली और बिहार के बीच में कहीं हम जगह चुने सर। कहीं पर आप जगह चुन लें, जहाँ आप चुनेंगे वहाँ हम उपस्थित हो जाएंगे। जरूर सर, तब इतना आप कह दिए तो मैं प्रयास करूंगा सर, है ना? जी हाँ, जी। मैं तो बंधा हूँ एक एडवोकेट के नाते। ना वो तो ठीक है, बाबा साहब ने कहा है कि ये संविधान जो है आप लोगों के लिए गोल्ड है, मैं इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आपने भी कहा कि ये रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है हमारे लिए। हम तो बंधे हैं। हाँ, मैं ना उस पर बहस हम ये नहीं करें कि आप वकालत क्यों करना। मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरह से बेयर एक्ट को आप कह रहे हैं, हम उसी बेयर एक्ट से आप ही से धरती पर उतारने की बात करूंगा। हाँ, मैं भी इसी दिशा में संलग्न हूँ कि जो हमारे 30 साल तो हमारे जजेस को समझाने में लग गया संविधान का एक अच्छा, जजेस जो है, अब जैसे आप ही ने उनका उल्लेख बता दिया, उन्होंने कहा ना वो क्या कहते हैं, हमारा प्रेम्बल गजेंद्र गढ़कर पार्ट नहीं है। हाँ, गजेंद्र गढ़कर सर ने कहा कि ये हमारा ये संविधान का पार्ट हिस्सा नहीं है, प्रियम्बल। ये चूक तो एक जज की है ना। अब वो चूक है कि क्या है, मैं तो आपसे शेयर कर रहा हूँ, उनकी बात को आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। वो चीजें हमको भी पता है और उसके बाद की भी पता है। मैं तो लगातार जो है उनकी बात से लेकर तो अगर ना तो सर मैं तो अब बड़ा लंबा आज हो गया सर, फिर सप्ताह में किसी दिन मैं चाहूंगा कि आपसे, हालांकि मैं अब इस रूप में चर्चा नहीं करूंगा, अब चर्चा करूंगा मैं कुछ सीखने के लिए। मैं तो उनका आप बतलाए, आपने सारा जो लॉ के प्रोफेसर है उनको पंडित का पोथा बता दिए, आप राजा राम जी को बता दिए कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, संविधान सभा के लोग बेवकूफ थे। ये सब आप दूसरों को कहते हैं कि वो आपसे उसको बोलने नहीं आता है सर। आप न समझे हैं राजा राम जी को, न देखे हैं, न जाने हैं, न उनकी ईमानदारी को देखे हैं, न बेईमानी को देखे हैं, लेकिन आप भी कम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं न किए सर। देखिए, मैंने तो टिप्पणी रिकॉर्ड कर दी और हाँ ठीक है, कर दिए, वो अच्छी बात है। रिकॉर्ड मैं आपको भेज भी दूंगा। अगर भेज देंगे तो वेलकम है, स्वागत है। मैं उसे ठीक है। देखिए सर, ऐसे भी आप हमारे लिए अगर कोई व्यक्ति संविधान पर टिप्पणी करता है, संविधान सभा पर टिप्पणी करता है और उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को नहीं समझता है, तो व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय नहीं है। जैसा वो करेगा वैसा ही पाएगा। हाँ, वो तो आपका वक्तव्य है ना सर, मेरा उस पर कोई चर्चा नहीं है। भारत की
स्थिति का पता ही नहीं कि 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में क्या है, क्या संविधान सभा की मजबूरी है और वो टीका टिप्पणी किया जा रहा है। जो वो टीका टिप्पणी कर रहा है वहाँ की डिबेट की कर रहा है, यानी डिबेट में सारी चीजें सामने खुलकर रख दी गई कि देखो ये गड़बड़ियां हो सकती हैं संविधान से, और संविधान सभा के लोग कह रहे हैं जो सर्वसम्मति होगा उसको ले लेंगे। जो पहली कॉन्स्टिट्यूटेड वो होगी हमारी क्या कहते हैं पार्लियामेंट, नहीं उसको अधिकार होगा। मेरा तो यही लग रहा है सर, एक मिनट सर, मेरे को लग रहा है यही सर, जो चुनी हुई संसद होगी 1951 की, वो उसको ही अधिकार होगा कि बचे हुए विषयों पर वो उसको संविधान संशोधन करे, बचे हुए विषयों पर उसको अधिकार होगा। ये आगे की जो संविधान संशोधन का क्लास रखा गया वो इसीलिए रखा गया कि जिन विषयों पर सहमति नहीं है, सर्वसहमति नहीं है, उन विषयों पर जो चुने हुए प्रतिनिधि जो आएंगे 1951 के चुनाव में, उनको अधिकार होगा कार्य करने का। ये संविधान में इस चीज का प्रावधान था। इसलिए 1951 में जिन लोगों ने बाद में संविधान संशोधन किया, ये उनकी ड्यूटी थी। ये आज भी जो करते हैं ये उनकी ड्यूटी है कि जो छूटी हुई चीजें हैं उनको दुरुस्त करें, ना कि उस समय संविधान सभा की मजबूरियों का या संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के या 13 समितियों की जो मजबूरी थी उनको फालतू में प्रश्नगत करें और फिर वो अपेक्षा करें कि मिस्टर मित्रा उनका सम्मान करेगा। तो मैं ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता हूँ। जब आप दूसरों को सम्मान करने का, जब आप दूसरों का सम्मान करने का भावना नहीं पैदा करेंगे तो दूसरों से आप सम्मान की प्रतीक्षा करना भी तो गुनाह होगा ना सर। हाँ, तो एक्चुअली वो अनावश्यक जो टीका टिप्पणी बिना 1947, पहले तो 1947 में संविधान सभा की मजबूरियां पढ़नी चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि अगर कोई जज की बेटी को उठा ले जाता है और कहता है जजमेंट ये चाहिए, तो मजबूरी है जज की, या तो वो अपनी बेटी को गवाए या अपनी ईमानदारी को गवाए। यही हालात जो है संविधान सभा के। जो रजवाड़ों को जो आए थे वहां पर, जो जिनको संविधान सभा का मेंबर बनाया गया था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जो जनता के जो है या उस समय की राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, ये सब सम्मिलित लोग थे। इन लोगों ने बैठकर चुना, जिसमें कुछ को कह सकते हो कि आप जैसे बाबा साहब को स्वीकार ही करना पड़ेगा, वो जनता के बीच के व्यक्ति थे, या कुछ अन्य लोगों को चुनना मानना पड़ेगा, जनता के बीच थे। बाकी तो राजे रजवाड़े ही थे। तो ये सब कलेक्टिव लोग थे भाई, इस चीज को स्वीकार करो। नहीं, आप कह रहे हैं सर, एक्ट पास कर दिया वकील सर, इसमें संविधान सभा का गठन। आप कह रहे हैं कि हम 1947 की बात को सुनेंगे, कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा का अंतिम दिन था, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा का अंतिम दिन था, संविधान की 3 प्रतियां सभा के पटल पर रखी गई। एक हस्तलिखित था, दूसरा अंग्रेजी में था और तीसरा जो था कलाकृतियां बनाई गई थी। तो अगर इन तीनों में से किसी का हम जिरह तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं ना सर, कि नहीं करेंगे? किस परिप्रेक्ष्य में करेंगे महत्वपूर्ण तो ये भी, किस परिप्रेक्ष्य में, ये तो उसके ऊपर निर्भर, उस सवाल पर निर्भर करता है ना सर, कि हम किस परिप्रेक्ष्य में करेंगे। ये तो वो सवाल आएगा तब करेंगे हम। मैंने देखो 100 की बात एक कह दी, जब विवाद की स्थिति होगी और प्रामाणिकता की बात होगी, तो मैं तो भैया लंदन में जो रखा हुआ संविधान है उसी को प्रमाणिक मानूंगा। देख लीजिए, हसरत मोहानी ने भी कहा था और शंकर देव राव जी ने भी अपनी विचार दिया था, संविधान को अस्वीकार किया जाना निश्चित है। अच्छा महेंद्र जी, ये बताइए, आपने मुझे अपनी बात रखने का कितने मिनट दिए थे? ना, मैंने, आप बीच बीच में ये जो शब्द कह दिए ना कि प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, अब ये तो छोड़िए, माफ करिए ना सर।
आप तो मुझे बात ही नहीं रखने देते हैं, अपनी सुना के और साइड से निकल आते हैं। नहीं सर, हाँ, ऐसा ये तो नहीं गलत है। बात है भाई। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ और आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। न, मैं तो आपको उनकी पूरी पूरी बात आपके सामने में रखा। मैंने पूरी बातें सुन ली और सुनने के बाद एक शब्द में सारांश दे दिया। उसके बाद मेरी भी तो सुनो। मेरी आप सुनते नहीं है, तो समस्या तो वहां आ जाती है ना। तो क्या अब ऐसा जैसे नहीं है कि मैं आपकी सुनना नहीं चाहता हूँ, अब लेकिन ऐसा आपने जब ये कह दिए कि यही मु- लोग प्रतिनिधित्व थे, मुझे जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग गए थे, तो भूखी नंगी जनता जान भी नहीं रही है, और उस दिन भी भूखी नंगी थी, आज भी भूखी नंगी है, तो इनको मिला क्या सर? अरे सर 1951 में जो चुनाव हुआ और चुनाव के बाद संविधान को बदलने का अधिकार था चुनी हुई सभा को। जो चीजें छूट गई थी उनको ठीक करना चाहिए था। तो क्यों नहीं किया लोगों ने? अब नहीं किया। उन वो नालायक अपने लिए तो औलादों कर से लेता है, लोग अपने लिए तो कर लेता है, उन लेकिन नालायक औलादों से देश पूछिए के ना। वंचितों के लिए, भूखे नंगों के लिए तो नहीं किया ना सर। नहीं सर, उन नालायक औलादों से पूछिए ना। अब देखिए, आप उनको बस यही कह करके हमसे कह देते हैं कि नालायक कहिए। हम नालायक क्यों कहें उनको? हैं जो 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 चुने चुने हुए लोग जो पहुंचे, ठीक है ना। उनसे पूछना पड़ेगा क्यों नहीं कर पाए। अब जैसे इंदिरा गांधी ने कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप लिए, ठीक है, तो लोगों को नहीं समझ में आया, या कुछ कुछ मामलों में जैसे जनता के बीच जो मुख्य मुख्य परिवर्तन थे, तो जनता के बीच जाकर कहा गया कि हम संविधान में ये संशोधन करेंगे, इसके लिए हमें वोट दो। तो जनता ने वोट दिया, तो लोगों ने किए हैं। तो अब जैसे कि SC/ST कमीशन का गठन, जो 1900 वो संविधान के आर्टिकल में प्राविधान है, क्या कहते हैं 340 में, 340 में जो प्राविधान है, उसके अनुसार तुरंत गठित हो जाना चाहिए था कहाँ प्रावधान है सर? SC/ST कमीशन के गठन का। कहाँ है? फिर देखिए सर, फिर से हमको पढ़ करके सुना दीजिए सर। हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको जरा सुनाइए तो। आयोग गठन करने की बात हो रही है। हम्म। कमाल है सर, तब तो आप हमको भी, अरे हम बहुत पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन हमने आप ही जैसे लोगों से सीख करके बोल रहा हूँ सर। सर कमीशन गठन की बात है ना वीकर क्लासेस के लिए। हाँ, नहीं, तीनों के लिए है। हाँ है ना। हाँ, 40, 41, 42 जो है, हाँ वो तीनों के लिए है। लेकिन हुआ क्या है आज तक? आयोग बैठाएगा, आयोग ले जाके सिफारिश करेगा, वो अब सरकार माने न माने। जी। तो मैं तो वही बात कह रहा हूँ सर कि मिला क्या? और नहीं मिला, इसका मतलब कि अभी तक तो इन वंचितों का प्रतिनिधित्व तो नहीं गया ना। अच्छा कौन करेगा? हाँ, अब ये हम ही से पूछेंगे सर। कमाल है सर, मैं आपसे सीख जानना चाहता हूँ तो आप हम ही से पूछ लेते हैं। देखिए सर, इस बात को हमारे जो YouTube पर हमारे वीडियो पड़े हैं, नहीं, यूट्यूब पर तो नहीं पढ़े हैं सर। नहीं, निकलता है क्या सर? आप हमारा YouTube नहीं सुनते क्या? ना सर, यही दुर्भाग्य, मैं उतना भी काबिल नहीं हूँ ना कि मैं मोबाइल को, यूट्यूब को कैसे खोला जाता है ये भी नहीं जानता हूँ सर। अरे सर हमारे YouTube पर चले जाइए, कमलेश मित्रा के नाम पे तमाम वीडियो पड़े हैं। अच्छा। और जैसे आज मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो नोट ले रहा हूँ ना, इसका हाँ, वीडियो बना के डाल दूंगा। तमाम अच्छी लोगों बात। को तमाम चर्चाओं का जो है वीडियो वहाँ पर पड़े हैं। ना सर, मैं तो चाहूंगा ना, देखिए आप, मैं बहुत देहाती भाषा, देहात में रहने की वजह से मैं आपसे यही चाहूंगा कि जितना बात मैंने सुना, अब जरूरत है हम लोगों को एक जगह बैठ करके एक एक बिंदु पर, एक एक मात्र 5 गो बिंदु रखा जाएगा, और एक दिन में 5 बिंदु शायद हल हो सकता है। तो वो 5 बिंदु पर चर्चा करेंगे, और महीना 2 महीना पर प्रयास करेंगे कि हम लोग एक एक 2 बिंदु पर चर्चा करें सर। सर मेरी वाणी विलास में कोई इच्छा नहीं है। वाणी विलास की मेरी इच्छा ही नहीं है, वो पंडितों का काम है।
तो रास्ता बताएंगे कि कैसे तब हमारा मुक्ति मिलेगा भारत के गरीबों को। वाणी विलास में हमारी चर्चा नहीं है। संविधान को रखिएगा, संविधान के द्वारा मुक्ति का रास्ता बता दीजिए सर, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वाणी विलास में मेरा कोई ना वाणी विलास तो खत्म कर दीजिए, हमको संवैधानिक रास्ते से, संवैधानिक रास्ते से भारत की गरीबी में गरीबों का विकास कैसे होगा। महेंद्र जी मुझे कहने दें, 2 मिनट हमको दे दें। कुछ भी मैं कहूँ बिना इंटरप्ट किए आप हमारी 2 मिनट बात चलिए, ठीक है सर, ठीक। बिना कोई टिप्पणी किए हैं। अब नहीं, अब एक शब्द नहीं बोलूंगा सर। 2 मिनट सिर्फ हमको दे दें जी। हमने सिर्फ जो आज की पोस्ट डाली और जिसके संदर्भ में आपने हमको लिंक किया, वो सिर्फ इतनी बात है कि 3 कदम बाबा साहब को चलना था, 1 कदम नहीं चल पाए। ठीक है, ये वो 1 ही कदम चल पाए, 2 कदम बाकी हैं। दूसरे कदम को मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ, आर्थिक समानता। हमारा जो पूरे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, उसमें अधिकांश वीडियो आपको आर्थिक समानता पर मिल जाएंगे। आर्थिक समानता के मुद्दे को लेकर आकर आगे चलना पड़ेगा। अब विषय उठता आर्थिक विषमता आती कहाँ से? तो आर्थिक विषमता का आधार है वेतन कमीशन, वेतन आयोग। जो इसके आजादी के बाद जो पहला वेतन आयोग बना, उसने आर्थिक विषमता को संस्थागत कर दिया। वो आर्थिक संस्थागत इस तरह से कर दिया कि चपरासी को वेतन मिलेगा 1000 रुपए, अधिकारी को मिलेगा 5000 रुपए, क्लर्क को मिलेगा 3000 रुपए, उससे बड़े अधिकारी को मिलेगा 10,000 रुपए। फिर इनका जो है वेतन वृद्धि चपरासी की लगेगी 30 रुपए, लिपिक की लगेगी 100 रुपए, अधिकारी की लगेगी 500 रुपए, बड़े अधिकारी की लगेगी 1000 रुपए प्रति वर्ष वेतन वृद्धि। फिर जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वो हर छमाही बढ़ता है 3%, 4%। फिर इसी तरह से जो अकोमोडेशन उनको मिलता है वो मिलेगा मूल वेतन के साथ। तो जो मूल वेतन का अंतर किया गया, ये आर्थिक विषमता का आधार बना। जो सरकारी में बना वो प्राइवेट सेक्टर में और विकराल रूप में आया। तो इस तरह से जो आर्थिक विषमता बढ़ी, चपरासी कितनी भी मेहनत कर ले, वो जीवन भर जो है अपने बाबू के बराबर नहीं पहुंच सकता, कितने भी दिन रात जुटा रहे। मार्केट में, बाजार में कहीं ऐसा होता है कि चपरासी सब्जी लेने जाए तो उसको आलू जो है 35 रुपए किलो मिलेगा, अधिकारी जाए तो उसे 50 रुपए किलो मिलेगा। जब महंगाई फ्लैट रूप में बढ़ रही, दोनों को आलू जो है 50 रुपए मिल रहा, तो महंगाई भत्ता फ्लैट क्यों नहीं मिल रहा? 2 बच्चे वो पैदा कर सकते हैं, 2 बच्चे वो पैदा कर सकते हैं, एक सास ससुर उनके होते हैं, एक सास ससुर उनके होते हैं। तो ये जो बाद में कांग्रेस ने जो वेतन आयोग बनाया, ये इतना दोषपूर्ण बनाया। सबसे पहले तो इस वेतन आयोग की जो इस विसंगति को है दूर करना पड़ेगा। मूल वेतन तो सिर्फ मनुष्य को मनुष्य होने के कारण मिलना चाहिए। रह गई योग्यता की बात, तो भाई आप योग्यता भत्ता को अलग कर लो, मूल वेतन सबका समान कर दो। ये मनुष्य होने के कारण सबको बराबर रूप से मिलेगा, निजी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में सबको समान रूप से मिलेगा मूल वेतन। इसके बाद आइए योग्यता की। भाई तुमने 4 किताबें ज्यादा पढ़ी हैं, आप 4 किताबों का जो है योग्यता भत्ता ले लो। हमको 500 रुपये योग्यता भत्ता मिलता है 8 पास होने का, तुम भैया इंटर पास हो 1000 रुपया योग्यता भत्ता ले लो। लेकिन बाकी चीजें तो सब समान रहनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो मूल वेतन पर लग रही। तब तो थोड़ा सा हम आर्थिक समानता की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला लक्ष्य जो है वो इसी विषय पर है कि पहले तो हमें इस पर संघर्ष करना है, जमीन पर उतरना है, सरकार को मजबूर करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर करना है कि साहब पहले तो आप आर्थिक समानता की बात करो, निजी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। मैंने आज 3-4 पोस्टर सुबह सुबह डाली है, वो इसी विषय से रिलेटेड डाली है कि आप आर्थिक समानता में पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्ट टच में कोई करना ही नहीं चाह रहा। तो इस पर जमीन पर संघर्ष करने की जरूरत है। चर्चा जितनी करनी थी मैंने कर ली, मैं संक्षेप में समझा दूंगा। वाणी विलास में मेरी कोई रुचि नहीं। मेरा लक्ष्य है आर्थिक समानता, बाबा साहब के सपनों का भारत, दूसरा कदम। मैं उस पर काम करना चाहता हूँ
उसमें जो साथी बनना चाहते हैं वो हमारे साथ आए। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपको आगे कुछ कहना हो तो कहें। ना ना ना, आप बहुत समय ले लिए सर। आपसे आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा समय और अच्छी अच्छी रौनक हुआ। कभी चर्चा, मैं एक प्रश्न दे देता हूँ, आज जवाब न दीजिएगा। हमको ये बताइए कि संविधान का कोई भी आर्टिकल बताइएगा जो गरीबी दूर कर दे, मूल अधिकार में गरीबों का विकास होगा। ये मूल अधिकार हमें में कोई ऐसा आर्टिकल हो तो बताइएगा सर। ये सारे अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल में समाहित हैं। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्शन है कि सरकार मूल अधिकारों को बनाए रखेगी। ठीक है, न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा करेगी, अर्थात विषमता से समता की तरफ बढ़ेंगे। ना, गरीब को कैसे उद्धार होगा? गरीब क्यों गरीब है? सर, या तो आपकी योग्यता बहुत ज्यादा है या वास्तव में आप अंगूठा टेक हैं। ठीक है, दो में से एक तो सत्य है। चीजों को आप उलझाने में कुशल हैं। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि ये काम सरकार को करना है, सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से फंडामेंटल राइट तक पहुंचना है। देश में विषमता है और उसको समता तक बढ़ना है, जो समता का अधिकार जो है के माध्यम से समता से समानता तक पहुंचना है। यानी जो संविधान के फंडामेंटल राइट में लिखा है समानता, वो समानता को समता से पहुंचेंगे, अर्थात किसी को कुछ ज्यादा खिलाएंगे तब वो ताकतवर होगा। समता का मतलब ये होता है, समता का मतलब कभी भी समानता नहीं होता। तो ये जो आप बार बार संविधान उठा के देखिए, उसमें समता शब्द मिलेगा, समानता कहीं कहीं लिखा है, बाकी जगह समता लिखा है। तो ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी है। वो जातिगत प्रतिनिधित्व का के साथ साथ जो है वो समता शब्द जहाँ जहाँ भी आपको मिल जाएगा वो यही कहता है कि आप उन्मूलन की तरफ बढ़ेंगे, गरीबी उन्मूलन की तरफ बढ़ेंगे। अब शब्दों के अर्थ लोगों को अगर ना पता हो, जैसे ब्राह्मण हमेशा उलझा देता है, मनुस्मृति वाले उलझा देते हैं और वो समता समानता को समान रख देते हैं, तो यहीं पर चूक कर जाते हैं। हमारे लोग भी पिछले 75 सालों से यही समझते आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो बाबा साहब ने नहीं समझना चाहेंगे तो हमारे पास वाणी विलास के लिए समय नहीं है सर। नहीं, बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात किस लिए किए थे? अब आपने कहा बाकी विषयों की बात चर्चा बाद में कर लेंगे। हम लोग 2.25 घंटे से कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नमस्ते सर जी। फीस कौन देगा मेरी? जब कहिए सर, तैयार हूँ मैं। राजा राम जी से कहिए फीस दिलाए। ना, राजा राम जी से मैं राजा राम जी से मैं क्यों कहूँगा? मेहनत मैं करवाया हूँ, राजा राम जी क्यों देंगे? हम उसके लिए उत्तरदायी हैं सर। तो फिर आप 1 करोड़ का जो है कॉपरनिकस फंड बना दीजिए। तो वही सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ आर्थिक समानता पर जो है काम करना शुरू करें। अच्छी बात। हाँ, आप 2-4-10 लोगों को जोड़िए और एक कॉपरनिक्स फंड बनाइए, मालिक उसके आप ही बने रहिए। हमें तो कार्य जो ब्याज आता है उसकी कार्यशील पूंजी देते रहिए, ताकि हमारा चलना फिरना जारी रहे। हम अपनी रोजी रोटी के लिए जो है क्या कहते हैं, किसी लाला के पास ना जाना पड़े। लोगों को जोड़ने का काम करें, पॉलिटिकल पार्टियों को पुश करने का काम करें। जो 131 हमारी नालायक औलादें संसद में बैठी हैं उनका घेराव करें। संविधान में जो वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में हमारे ईओआर नहीं है, 2-4-10 ईओआर पहुंचाएं। ये काम हम कर सकें ताकि वो जजों का जो है के पास प्रॉपर ड्राफ्टिंग लेकर जाएं, जजों का सर के बाल नोचें, तब चीजें होंगी सर। तो ये हमारा मिशन है ना। तो हम वो तो खैर आपका मिशन ठीक है सर। मैं उसको कभी उसके बारे में जो अनुभव नहीं है, मैं सीखने का प्रयास करूंगा कि आखिर किसी का बार नोचने से अगर भारत की 85% का विकास हो जाएगा तो नोचने के लिए भी तैयार रहा जाएगा। अरे सर, जब तक अम्मा का बाल ना नोचो ना खाना मिलता है ना दूध मिलता है। नहीं सर, मैंने बहुत अम्मा देखा हूँ कि सही समय पर खाना
सही समय पर दूध, सही समय पर सेवा अनिवार्य हो जाता है। अरे वो अपवाद वाली चीजें छोड़ दीजिए, अधिकांश की यही स्थिति तो है। वो अधिकांश वही है जो बहुसंख्यक हैं, गरीब हैं, और अब उनको तमाम समस्याओं से लड़ना है, तो उसमें हो सकता है सर। तो कहने का आशय संक्षेप में, सार संक्षेप में यही है। मैं तो जो आज की पोस्ट निकाला इसी परिप्रेक्ष्य में निकाला कि आप जैसे अब पता नहीं, हमने तो बहुत इसको महत्वपूर्ण समझा सर, कि आर्थिक के बारे में जो आपने लिखा था, वो उसको मैंने भी अपने अंदर से यही सोचा कि बहुत गुण है, और मैं आपको समझ करके ही फोन किया कि छोटे से शब्दों में समुद्र की तरह बातें हैं इसमें। जी। अब बातें बातें न रहे, जमीन पर उसको उतारने। काशीराम ने नौकरी छोड़ी और उसके बाद जो है सड़कों पर पत्थरों पर सोना पड़ा। हम भी पत्थरों पर सो रहे हैं, लेकिन आप कांसीराम जी के भक्त हैं या बाबा साहब के? मैं हर राष्ट्र भक्त का भक्त हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं हमको ये बताइए कि कांसीराम जी के राह पर चलते हैं कि बाबा साहब के राह पर? मैं फिर अपनी बात को अपने अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, इजाजत दें। मैं हर राष्ट्र भक्त का भक्त हूँ। तो कांसीराम राष्ट्र भक्त तो नहीं है, आप उनको भले मान लीजिए सर। ऐसा है, मैं हर राष्ट्र भक्त का भक्त हूँ। और हाँ, वो चलिए ठीक है ना, कांसीराम जी का नाम लिया आप तब मैंने पूछा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है क्षणिक गुरु होता है। अच्छा। कई बार व्यक्ति जो है, ये एक दारू पीने वाला भी क्षणिक गुरु हो सकता है। यस यस सर, यस। कि दारू पीने के बाद वो बच्चे को समझाएगा, देखो दारू बहुत बुरी चीज है, दारू नहीं पीना चाहिए। लेकिन जिस समय उसने दारू नहीं पी, उसको दारू की इतनी तलब होगी कि वो दारू की दुकान ढूंढ ही लेगा। जी सही कह रहे हैं। हमने कल एक डिबेट में बैठा था, हमने कहा कि अगर बाबा साहब ही होते ना, तो ये आदमी जो सामने बैठा हुआ है, ये बाबा साहब को भी पीछे कर देता है, अपने आगे हो जाता। देखिए, जहाँ तक माननीय काशीराम की बात है, बाबा अब दूसरे दिन सर, दूसरे दिन 2 मिनट दे दो हमको, 2 मिनट से ज्यादा हम लेते ही नहीं, हम इतनी चर्चा करते ही नहीं। चलिए सर, सुन लीजिए। माननीय काशीराम ने बाबा साहब के उस जो अधिकार दिया था, क्या कहते हैं, राजनीतिक समानता का, उसको धरातल पर उतार कर दिखाया। यह उनकी बड़ी उपलब्धि है। उस समय तक बाबा साहब द्वारा बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी का ये मत हो गया, बन चुका था कि बाबा साहब ने जो संविधान में लिख दिया है, लिखवा दिया है, कलेक्ट कर लिया, उसको जमीन पर नहीं उतारा जा सकता। इसलिए कांग्रेस जैसा जैसा कह रही वैसा वैसा करो। माननीय काशीराम रिपब्लिकन पार्टी को समझाते समझाते जब थक गए, तो उन्होंने दक्षिण भारत को छोड़कर उत्तर भारत में जमीन पर आकर संघर्ष किया और एक ऐसी पार्टी का गठन किया जिसका वोट फिक्स था उनके जीवित रहते तक। उनके मरने के बाद पार्टी बिखर रही, वो दूसरा विषय है। तो बाबा साहब के उस मिशन को, उस पॉलिटिकल पावर को, उस शक्ति को जिसको बाबा साहब ने दिया था, उसका उन्होंने रूप तो दिखा दिया कि आप कर सकते हो अगर आप वोट की ताकत अर्जित कर लेते हो। अब उसके बाद लोगों का वोट बिखर रहा है, पॉलिटिकल ताकत भी इकट्ठी नहीं कर पा रहे, तो वो दूसरे स्तर के नालायक औलाद हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ बात को समाप्त किया जाए तो जी नमस्ते सर। ठीक है, हम लोग फिर किसी समय लंबी चर्चा ठीक करेंगे। नमस्ते। और आगे कुछ कार्य भी करेंगे। ठीक है सर। जी, मंगल हो, कल्याण हो।